हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस बिहार एग्ज़ाम्स। जीएस बिहार एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं बीपीएससी टीआरई 4 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का 8वां संस्करण जो दृष्टि पब्लिकेशन बुक में दिया हुआ है, और इसका संस्करण अप्रैल 2026 में जो दृष्टि पब्लिकेशन बुक प्रकाशित हुआ है, उसके माध्यम से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं 1857 की क्रांति को बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये फ्रेंड्स, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं है। यह वीडियो हमने बीपीएससी टीआरई 4 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, और आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रश्न इस बुक में है उसको आप अच्छे से पढ़िए और समझ के पढ़िए, और वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो जीएस बिहार एग्ज़ाम्स नाम से एक फेसबुक आईडी है, उस पर मैंने अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाकर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, बिहार कांग्रेस की स्थापना। तो देखते हैं, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था, किंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। परिणामतः आर्थिक बदहाली के कारण भारत की जनता में भयंकर असंतोष पनपा, जो समय समय पर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दिखने लगा था। हालांकि अभी तक जो आंदोलन हुए उनमें राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग नगण्य ही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इस अंतराल को पाटने की एक शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत और एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम द्वारा दिसंबर 1850 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर यानी कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। और ये जो है ऑक्टेवियन मतलब आईसीएस अवकाश प्राप्त और आईसीएस अधिकारी ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम था और शॉर्ट नाम था एओ ह्यूम, के द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? कांग्रेस का प्रारंभ में नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक। इसी के समय 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक
स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी में एक प्रश्न भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, कांग्रेस का प्रथम नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखेंगे। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से थे, जो कि 38 सदस्य बम्बई से थे। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आनंद मोहन बोस एवं रमेश चंद्र दत्त आदि। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का विलय क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। यानी कि बाल गंगाधर तिलक भी जो है कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। अगला पॉइंट है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। गौरतलब है कि स्थापना के समय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामाजिक मुद्दों से जुड़ी थी, इसलिए इसके प्रथम अधिवेशन में गोपीचंद रनाडे एवं आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दों पर कांग्रेस को संबोधित किया। परंतु कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच केवल राजनीतिक संघर्षों हेतु ही प्रयोग किया जाए और सामाजिक मुद्दों हेतु एक अलग से संघ लाया जाए। इसी संदर्भ में रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधारों से संबंधित प्रकोष्ठ था, यानी कि सेल था। ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधारों से संबंधित प्रकोष्ठ सेल था। इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में बहु विवाह, कुलीनवाद, बाल विवाह का विरोध किया गया। इसके द्वारा बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया। अगला पॉइंट है इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। सर विलियम वेडरबर्न ने 1893 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया ताकि भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आवाज़ उठाई जा सके। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 1893 ईस्वी में सर वेडरबर्न ने W.S. कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की। सर वेडरबर्न एक सेवानिवृत्त अंग्रेज नौकरशाह थे तथा कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे 1889 ईस्वी बम्बई तथा 1910 ईस्वी इलाहाबाद में 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु 1895 ईस्वी में लॉर्ड वेल्बी की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन गठित किया गया, जिसे वेल्बी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व दादा भाई नौरोजी, सर वेडरबर्न और W.S. कैन ने किया था। देश के अर्थव्यवस्था के संरक्षक एवं प्रहरी के रूप में 1897 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले एवं दिनसा वाचा ने आयोग के समक्ष औपनिवेशिक सरकार के आर्थिक शोषण व धन के निकासी के परिप्रेक्ष्य में अपने पक्ष रखे थे। अगला पॉइंट है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद एवं मत एवं सिद्धांत। विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के बीच वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में
पनपते असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रण किया जा सके। उनका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था, ठीक है, के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। यानी कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर ईओ ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। सेफ्टी वाल सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर लॉर्ड ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल सेफ्टी वाल्व से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वाल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में यानी कि लाला लाजपत राय ने अपने यंग इंडिया पत्रिका जो है उसमें एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग के उपज बताया है। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लाला लाजपत राय ने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता है कि कांग्रेस अपने उस आदर्श यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही है। सेफ्टी वाल सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक ईओ ह्यूम का तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणी, ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों को भूखे थे। ये किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं और कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये सर सैयद अहमद ने कहा था कि कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्वनी कुमार दत्त ने यह कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन की तमाशा है। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। आगे है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कहा था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम लोग वर्ष में एक बार ही मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905। पीछे हम लोग पढ़े थे कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। अभी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक उग्रवादियों का वर्चस्व रहा। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही था। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उग्रवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय, विनय, प्रतिवेदनों, भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांगें प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं आदि शामिल थे की आवाज़ नहीं बन पाई। नरमपंथी या उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और W.C. बनर्जी आदि प्रमुख थे। उग्रवादियों की कार्यप्रणाली। उग्रवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे
इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। उदारवादी अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगें पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं के मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार के क्षेत्र पहले से थोड़ा ज़्यादा विस्तृत हो गया। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेल्बी आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, जिससे प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी 1886, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 और प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 आदि हुए। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 ईस्वी में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी था। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादाभाई नौरोजी प्रस्तुत धन निष्कासन का सिद्धांत रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त R.C. दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादियों की मांगे। अगला पॉइंट है उदारवादियों की मांगे। प्रशासनिक और राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग की गई। न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से पृथक किया जाए। राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग। सिंचाई योजना व कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की कर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया गया। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग इत्यादि। उदारवादियों की सीमाएं। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवाद का युग कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इस काल में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाई और उसका प्रभाव भी सीमित था। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। प्रथम देशभक्ति एवं द्वितीय राजभक्ति। उनकी देशभक्ति एवं राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई। उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। उदारवादी अंग्रेजों के न्याय प्रियता में अगाध आस्था रखते थे एवं उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। प्रार्थना याचना के बाद भी इन उदारवादियों की मांगों पर सरकार ने न कोई ध्यान नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इस प्रकार उदारवादी अपनी रणनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस का यह दौर अधिक सफल नहीं रहा। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण 1905 से 1919।
उग्रवादी चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक। उग्रवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट, जो प्रारंभ से ही उग्रवादियों की नीतियों का आलोचक था, उभर कर सामने आया। इस गुट को गरम दल के नाम से जाना गया। 1905-1906 तक कांग्रेस के भीतर इस गुट का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा। कांग्रेस के उग्रवादी अथवा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। उग्रवाद को जन्म देने वाले कारण अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियाँ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, बंगाल विभाजन 1905 आदि विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव रहा। तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव, जैसे कि इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना, 1895-96 जापान द्वारा रूस को पराजित करना, 1904 से 1905 ईस्वी, इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन, इससे भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराजयता का मिथक टूट गया। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी का आयोजन, जिसमें भारी व्यय किया गया। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सजा दिया जाना आदि। इन सब घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद कहा गया। अगला पॉइंट है विचारधारा एवं कार्य पद्धति। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। उनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने पर बल दिया तथा साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हेतु हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात की। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, अतः ऐसा करने वाली उदारवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल दे रहे थे। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अब बनाई। इसी समय पंजाब का डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैला। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंधक पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए व विभिन्न सहकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए। उग्रवादियों की सीमाएं, पॉइंट है उग्रवादियों की सीमाएं। उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे कि तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की। फलतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला।
उग्रवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर मिला। अगला पॉइंट है बंगाल विभाजन 1905। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य जैसे कि बंगाल विभाजन रहा, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना था तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कुछ स्रोतों में 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 का कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव का व ढाका आदि सम्मिलित थे तथा दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधी। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूसो फ्रेजर था। आगे है बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियां एवं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लो व टी.एम. नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया बल्कि स्कूल, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियां आदि का भी बहिष्कार किया गया। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, कुछ स्रोतों में पी मिश्रा के नेतृत्व में स्थापित की गई। युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना 22 साल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वदेशी आंदोलन की उपाधियाँ थी। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी जनता के मध्य आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का प्रसार होना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। बंगला साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय अमार सुनार बांग्ला नामक
गीत लिखा किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसे सड़कों पर जुलूस में शामिल जनता गाती थी। बाद में यही गीत 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन ने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों हथकरघा, रेशम, वस्त्र, चमड़ा आदि को भी पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों, स्वदेशी पारंपरिक कलाओं व अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेना शुरू की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफलताओं ने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों तथा संस्थाओं का सहारा लिया गया, जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए। ब्रिटिश पत्रकार हेनरी वुड नेविसन 1856 से 1941 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने 1908 ईस्वी में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के पेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में फरवरी 1919 में राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करने के लिए आग्रह किया। वायसराय मिंटो से आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। इस संगठन की स्थापना मुख्यतः 3 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई थी। पहला, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। दूसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना। तीसरा था मुसलमानों में अन्य संप्रदाय के प्रति उत्पन्न होने वाले असहिष्णुता व कटुता की भावना के प्रसार को रोकना। 1908 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया, जिसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों एवं नरमपंथी एवं उग्रवादियों गर्मपंथी यानी कि जो भी थे, कलकत्ता के 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के नरमपंथी एवं गर्मपंथी के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद को समाप्त किया गया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गर्मपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन,
राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पर पारित करवाए। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की। सूरत अधिवेशन 1907। सूरत विभाजन 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय, कुछ स्रोतों के अनुसार बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उग्रवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उग्रवादी नेता रास बिहारी बोस ने की। सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल व गरम दल के मध्य विवाद था। वस्तुतः उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, वहीं उग्रवादी एवं आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। साथ ही उग्रवादी केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे यह भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। तीसरा कारण भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर के भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 ईस्वी का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभरकर सामने आए और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान का नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन अध्यक्ष रास बिहारी बोस में अनुमोदित किया गया। अगला पॉइंट है दिल्ली दरबार का आयोजन 1911। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक बांग के रूप में गठन किया गया। दिल्ली दरबार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार राजकीय दरबार यानी कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिनका विवरण निम्नतः है। प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सन 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को भारत आने की सामग्री घोषित करने के साथ ही उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। इसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्तियों की अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड लिटन द्वारा इस दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन की बर्बादी की गई। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सन 1903 ईस्वी में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके आयोजन पर पहले से कहीं अधिक भारतीय धन की बर्बादी हुई। इसके अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। वस्तुतः इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रदर्शन मात्र था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ। आगे हम लोग देखेंगे। इस समय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 ईस्वी रचा गया। वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया,
जिसमें हार्डिंग घायल हो गया। इस कार्य को रासबिहारी बोस एवं सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में बसंत बिश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी एवं बालमुकुंद ने अंजाम दिया था। बाद में इन चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। इसी के तहत इनको फांसी दे दी गई। अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियाँ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया गया। भारत में क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक शुभ संकेत मानते हुए भारत को ब्रिटिश मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रिटेन के शत्रु जर्मनी व तुर्की से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बर्लिन यानी जर्मनी इस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने 1909 ईस्वी के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में होने वाले भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही काबुल, अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1915 ईस्वी में एक अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्जाइल का गठन किया गया। इस सरकार के प्रेसिडेंट महेंद्र प्रताप सिंह थे तथा मोहम्मद बरकतुल्लाह इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। आगे देखेंगे गदर आंदोलन या गदर पार्टी 1913। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई और सैन फ्रांसिस्को ही पार्टी का मुख्य कार्यालय था। इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता रामचंद्र बरकतुल्लाह, रामदासपुरी, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद, भगवान सिंह, पंडित काशीराम आदि थे। गदर साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ तथा आगे चलकर इसे अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक क्रांतिकारी संघ था। गदर का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह। गदर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विद्रोह। इसके कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भी भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है कामागाटामारू प्रकरण 1914। कामागाटामारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया ताकि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र व सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सके। कामागाटामारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया। वैंकूवर तट पर पुलिस की घेराबंदी होने से यात्री जहाज से नीचे नहीं उतर सके। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर तटीय कमेटी का गठन हुआ जिन्होंने चंदा एकत्र कर यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई की योजना बनाई। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद्र तथा सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। आगे देखेंगे कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामागाटामारू जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। कामागाटामारू जहाज के कलकत्ता पहुंचते ही कुछ यात्रियों और पुलिस के मध्य झड़पें हुई जिसमें 18 यात्री मारे गए। शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन से ज़्यादातर नेता व कार्यकर्ता सिख दिखे। इस आंदोलन के ज़्यादातर नेता व कार्यकर्ता सिख थे। इसके बावजूद इस आंदोलन का चरित्र व स्वरूप धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि
यह रही कि इसने क्रांतिकारियों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। अगला पॉइंट है इंडिया हाउस 1905। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1857 से 1930 ईस्वी, ठीक है, तक इन्होंने 1857 पैदा 1930 में इनकी मृत्यु हुई। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने 1905 में भारत में ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थियों एवं क्रांतिकारियों के आश्रय हेतु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस क्रांतिकारी नेताओं जैसे PM बापट, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा, मैडम भीखाजी कामा, पीर सावरकर आदि के आश्रय एवं नीति निर्माण का अड्डा बन गया। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। तत्पश्चात मदन लाल को गिरफ्तार कर लंदन में फांसी दे दी गई। मासिक पत्रिका द इंडियन सोशलिस्ट के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात के मंडवी कस्बे कच्छ में हुआ। यह बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। इनकी मृत्यु 1930 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई। अगला पॉइंट है होम रूल लीग आंदोलन 1916। आयरलैंड के तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक व एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की तथा पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। उनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार था। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडयार यानी कि मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रहीं। इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, BP वाडिया थे। 1917 ईस्वी में जब एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल एवं BP वाडिया को गिरफ्तार किया गया तो उसके विरोध में S सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि नाइटहुड वापस कर दी। एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में यह आंदोलन सक्रिय व लोकप्रिय रहा, जिसका मुख्य कारण यहाँ के विभिन्न लोकप्रिय नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, P चक्रवर्ती, J बनर्जी, सत्यमूर्ति आदि एनी बेसेंट के लीग की सदस्यता का ग्रहण किया जाना रहा। लीग के प्रभाव से बेसेंट को 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक व राजनीतिक सुधारों को अपनी रणनीति बनाया गया। ध्यातव्य है कि इस आंदोलन में बेसेंट की मुख्य भूमिका न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ तथा तिलक की मराठा अंग्रेजी भाषा में व केसरी मराठी भाषा में थी, जिससे जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार किया। आंदोलन की उपलब्धियां। आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जन सामान्य की महत्ता को भी प्रतिपादित किया तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को अस्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। अगस्त 1917 में मांगटेयू घोषणा पत्र, जिसमें उत्तरदायी सरकार का
वादा किया गया तथा 1919 में मंगटेऊ ट्रांसपोर्ट सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन का परिणाम था। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ। संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय कमेटियों की महत्ता को प्रतिस्थापित किया। इसके पूर्व स्वदेशी आंदोलन के दिनों में सिर्फ बंगाल में ही स्थानीय कमेटियां स्थापित की गई थी। होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव व कांग्रेस में आई सक्रियता से ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर जून 1917 में होम रूल लीग के मुख्य नेताओं एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी। आगे है, होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 ईस्वी में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। आगे है, लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। पहला, उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी, जिन्हें 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। दूसरा जो है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग व कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना बनाने व लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गए। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम दिया गया। कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र में 19 मेमोरेंडम में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब शासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्राप्त करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह निकटता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन को हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़े हम लोग, और आगे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण अभी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण हम लोग पढ़ें, ठीक है। उसके बाद बंगाल विभाजन 1905 हम लोग देख लिए। उसके बाद सूरत विभाजन 1907 ईस्वी को हम लोग देखें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को हम लोग देखे हैं। दिल्ली दरबार और दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 को हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, तब आपको समझ में बहुत हद तक समझ में आएगा। गदर आंदोलन, गदर पार्टी हम लोग देख लिए 1913। ग्रीन इंडिया हाउस 1905 पढ़ लिए। होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी। कामागाटा मारू प्रकरण 1914, ठीक है। उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 को हम लोग पढ़ लिए। अब अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण। तो दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण अगले सेशन में देखेंगे। ये वीडियो पूरा आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, ये हमको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।